स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, देखो लास्ट तुम्हारा जो लास्ट 3 टॉपिक्स थे, सॉरी लास्ट 4 टॉपिक्स थे, उसमें से एक था लाइटनिंग, ब्लेंडिंग और टेक्सचरिंग। तो टेक्सचरिंग मैंने बताई कि ऑलरेडी हमारा यूनिट 1 में हो चुका है, तो वही सेम चीज़ हम लोग रिपीट करेंगे, तो दोबारा नहीं करवाऊंगी। उसके बाद लाइटनिंग हमने कल देखे, लाइटनिंग के दो चीज़ें जो डिफ्यूज लाइटनिंग और एम्बियंट लाइटनिंग था वो भी देखे। उसके बाद एक चीज़ बची थी ब्लेंडिंग। तो ना सी व्हाट इज ब्लेंडिंग। देखो लेट सी सोर्स दैट इज SRC। जस्ट होल्ड ऑन। ओके सी, तो देखो लेट एस सी एस सोर्स बी द कलर आउटपुट फ्रॉम द पिक्सल शेडर फ्रॉम द आईजेड पिक्सल वी आर करंटली रेस्टराइजिंग। तो इमेजिन करो कि एक पिक्सल है जो पिक्सल शेडर में तुम लोगों ने डाले हो। ठीक है, अब तुमको पता है पिक्सल शेडर से जो आउटपुट है वो डायरेक्टली कहाँ पे जाता है, तुम्हारा आउटपुट मर्जर में जाता है। आउटपुट मर्जर से हम जो पिक्सल जो ने एक्सेप्ट किए हैं, जिनको हमें बफर में भेजना है, वो पिक्सेल्स को हम क्या करते हैं, बैक बफर में सेंड करते हैं और वहां पे ब्लेंडिंग अप्लाई हो, मैंने बताई। पिक्सल शेडर में क्या होता है, पिक्सल फ्रैगमेंट्स पे वर्क किया जाता है। एक पर्टिकुलर हर एक इंडिविजुअल पिक्सल पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उसका कलर देखा जाता है और उसके बाद उसको आउटपुट मर्जर में सेंड किया जाता है। तो आउटपुट मर्जर में कुछ पिक्सल फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं और कुछ पिक्सल फ्रैगमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जो एक्सेप्टेड पिक्सल फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको हम कहाँ पे भेजते हैं, बैक बफर में भेजते हैं। बैक बफर में कंप्लीट सीन जो रहता है वो रेडी होता है। तो बैक बफर में ही ब्लेंडिंग अप्लाई होती है, किसके बीच में, जो ऑलरेडी पिक्सल्स जो वहाँ पे थे और जो न्यू पिक्सल्स जो तुमने वहाँ पे भेजे। तो इन दोनों पिक्सल्स के बीच में क्या अप्लाई करते हैं हम लोग, ब्लेंडिंग अप्लाई करते हैं ताकि दोनों सीन एक दूसरे में मर्ज हो सके। तो सेम चीज ब्लेंडिंग यहाँ पे है कि सपोज एक पिक्सल दिया हुआ है, जैसे कि सोर्स पिक्सल है CSRC विद द कलर आउटपुट फ्रॉम द पिक्सल शेडर फॉर आईजेड पिक्सल वी आर करेंटली रेस्टराइजिंग। ठीक है, ये सोर्स पिक्सल रहेगा। एंड लेट सी DST बी द कलर ऑफ द आईजेड पिक्सल करंटली ऑन द बैक बफर डेस्टिनेशन पिक्सल। और ये है डेस्टिनेशन पिक्सल जो ऑलरेडी तुम्हारा बैक बफर में मौजूद है। सोर्स पिक्सल जो आउटपुट मर्जर से अभी तुम बैक बफर में भेजने वाले हो ब्लेंडिंग के लिए, और डेस्टिनेशन पिक्सल जो ऑलरेडी बैक बफर में मौजूद है। ठीक है, तो ये दो पिक्सल्स है तुम्हारे, दो पिक्सल का कलर है एक्चुअली CSRC एंड CDST, दैट इज C सोर्स एंड C डेस्टिनेशन। ठीक है, उसके बाद देखो विदाउट ब्लेंडिंग CSRC वुड ओवरराइड CDST assuming it passes the depth of stencil test and become the new color of IZ black buffer। तो अगर तुम लोग ने ब्लेंडिंग नहीं परफॉर्म किए, अगर ब्लेंडिंग परफॉर्म तुम लोग नहीं कर रहे हो, तो जो न्यू सोर्स वाला जो कलर है तुम्हारा पिक्सल का, वो किसको ओवरराइड करेगा, डेस्टिनेशन वाले कलर को ओवरराइड कर देगा। क्या अज्यूम करके कि ये न्यू पिक्सल का कलर है, तो अब जो बैक बफर में जो कलर लगेगा वो सोर्स पिक्सल का कलर लगेगा। ठीक है, जो डेस्टिनेशन पिक्सल जो ऑलरेडी बैक बफर में मौजूद थी वो हटा दी जाएगी। लेकिन अगर तुम लोग ब्लेंडिंग परफॉर्म कर रहे हो, देखो बट विद ब्लेंडिंग CSRC एंड CDST आर ब्लेंडेड टुगेदर टू गेट अ न्यू कलर C दैट विल ओवरराइड CDST। अब अगर तुम दोनों में ब्लेंडिंग परफॉर्म कर रहे हो, लाइक CSRC और CDST के बीच में अगर ब्लेंडिंग परफॉर्म हो रहा है, दैट इज कलर ऑफ सोर्स पिक्सल एंड कलर ऑफ डेस्टिनेशन पिक्सल, इन दोनों के बीच में अगर ब्लेंडिंग परफॉर्म कर रहे हो तो एक न्यू कलर इमर्ज होगा और फिर वो ओवरराइड कर देगा कलर ऑफ डेस्टिनेशन जो ऑलरेडी बैक बफर में मौजूद था। ठीक है, तो ये होता है ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग किस तरह से करते हैं वो देखो। डायरेक्ट 3D uses the following blending equation to blend the source and destination pixels। तो देखो नॉर्मली ये इक्वेशन यूज किया जाता है, C is equals to CSRC into FSRC। फिर एक ऑपरेटर लगाया जाता है, कोई भी बाइनरी ऑपरेटर हो सकता है। फिर वापस से CDST into FDST। अब देखो यहाँ पे जो FCRC तुमको दिया हुआ है, ये है सोर्स ब्लेंड फैक्टर।
एंड FDST जो दिया हुआ है ये है डेस्टिनेशन ब्लेंड फैक्टर, मे बी एनी ऑफ द वैल्यूज एंड दे अलाउ अस मॉडिफाई द ओरिजिनल सोर्स एंड डेस्टिनेशन पिक्सेल्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज अलाउिंग फॉर डिफरेंट इफेक्ट्स टू बी अचीव। तो ये कोई भी एक वैल्यू हो सकती है जो फैक्टर के तौर पे यूज होती है मल्टीप्लाई करने के लिए तुम्हारे सोर्स कलर के साथ एज वेल एज तुम्हारे डेस्टिनेशन कलर के साथ। ये फैक्टर कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, तुम अलग अलग वेरिएशन में इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो तुम्हारे सोर्स कलर के ऊपर एज वेल एज तुम्हारे डेस्टिनेशन कलर के ऊपर। तो FCRC क्या है, तुम्हारा सोर्स फैक्टर है जो तुम मल्टीप्लाई करोगे सोर्स कलर के साथ, और FDST क्या है, तुम्हारा डेस्टिनेशन फैक्टर है जो तुम मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे डेस्टिनेशन कलर के साथ। ठीक है, उसके बाद देखो अलाउिंग द ऑपरेटर, ये जो प्लस स्क्वायर में जो प्लस दिख रहा है तुमको, ये ऑपरेटर मीन्स क्या, उसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है फॉर द कलर, सॉरी ये वाला नहीं, यहाँ पे थोड़ा वर्ड के वजह से वो प्रिंट नहीं लिया है उसने प्रॉपरली। जो तुमको सर्क्यूलर मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है वो तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन रहेगा जो तुम दो फैक्टर्स के बीच में मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और जो स्क्वायर में तुमको प्लस दिख रहा है ये कोई भी तरह का बाइनरी ऑपरेटर रहेगा। देखो द ऑपरेटर में बी एनी काइंड ऑफ बाइनरी ऑपरेटर्स, तो कोई भी बाइनरी ऑपरेटर ये हो सकता है। इक्वेशन के हिसाब से, ब्लेंडिंग ऑपरेशन के हिसाब से ऑपरेटर्स चेंज होते हैं, जैसे कभी तुम एडिशन यूज कर रहे हो, कभी तुम सब्सट्रैक्शन यूज, तो जैसे सिचुएशन रहेगी उस हिसाब से ये ऑपरेटर्स में वेरिएशंस आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो द प्रीवियस ब्लेंडिंग इक्वेशन होल्ड्स ओनली फॉर द RGB कंपोनेंट्स ऑफ द कलर्स, द अल्फा कंपोनेंट इज एक्चुअली हैंडल्ड बाय अ सेपरेट सिमिलर इक्वेशन। तो अब ये जो ऊपर वाली इक्वेशन हमने देखे ये सिर्फ RGB कंपोनेंट्स को होल्ड करती है, लाइक जो कलर्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे, रेड, ग्रीन और ब्लू। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी अप्लाई नहीं की जाती। ट्रांसपेरेंसी के लिए एक डिफरेंट से कंपोनेंट हम यूज करते हैं जिसको हम अल्फा बोलते हैं और उसको ए से डिनोट करते हैं, राइट। ये टेक्सचर रिसोर्स व्यूज में हमने सारी चीजें देखे हैं। ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या यूज होता है, अल्फा यूज होता है। द अल्फा कंपोनेंट इज एक्चुअली हैंडल्ड बाय अ सेपरेट सिमिलर इक्वेशन, तो सेम इक्वेशन रहेगी बट उसका एक सेपरेट फॉर्मूला क्रिएट होगा, जैसे ए इज इक्वल्स टू ए सोर्स, दैट इज जो अल्फा का कलर रहेगा, ट्रांसपेरेंसी की जो वैल्यू रहेगी उसका सोर्स, उसके साथ हम उसका सोर्स फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में कोई भी बाइनरी ऑपरेटर लगेगा, फिर उसके बाद अगेन अल्फा का डेस्टिनेशन, उसके साथ उसका डेस्टिनेशन फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। तो ये डिफरेंट इक्वेशन है, एक अलग से इंडिविजुअल इक्वेशन बनाई जाती है तुम्हारे अल्फा फैक्टर्स के लिए, ठीक है। द इक्वेशन इज इसेंशियली द सेम बट इट इज पॉसिबल दैट द ब्लेंड फैक्टर्स एंड बाइनरी ऑपरेशन आर डिफरेंट। तो यहाँ पे जो ब्लेंड फैक्टर्स और बाइनरी ऑपरेशंस रहेंगे ये डिफरेंट हो सकते हैं तुम्हारे ऊपर वाले equation से। The motivation for separating RGB from alpha is simply so that we can process them independently and hence differently। तो यहाँ पे क्यों अलग किया गया है अल्फा और RGB को, ताकि हम लोग RGB को अलग से इक्वेट कर सके, अल्फा को अलग से इक्वेट कर सके और दोनों का प्रोसेस इंडिपेंडेंटली हम लोग परफॉर्म कर सके। तो इससे एक अच्छा आउटपुट तुम लोगों को मिलेगा, क्लियर आउटपुट मिलेगा जिसमें ट्रांसपेरेंसी भी है एज वेल एज उसमें RGB के जो सारे कलर्स हम लोग मिक्स करेंगे वो कलर के वैल्यूज भी रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए दोनों इक्वेशंस को अलग किया जाता है। देखो ब्लेंडिंग क्या है, फिर से एक समरी में मैं समझा रही हूँ कि दो कलर्स होते हैं, एक होता है सोर्स कलर, एक होता है डेस्टिनेशन कलर। सोर्स कलर वो होता है जो आउटपुट मर्जर से बैक बफर में जाने वाला है, ठीक है, रिसेंट कलर है। और डेस्टिनेशन कलर वो है जो ऑलरेडी बैक बफर में मौजूद है सीन के तौर पे, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, ये दोनों कलर्स में, सोर्स कलर और डेस्टिनेशन कलर में ब्लेंडिंग परफॉर्म करनी है। अगर तुम लोग ब्लेंडिंग परफॉर्म नहीं करते हो तो सिंपली सोर्स कलर ओवरराइट कर देगा तुम्हारे डेस्टिनेशन कलर को, और जो सोर्स कलर रहेगा वो कलर एज अ न्यू कलर इमर्ज होके बैक बफर में नजर आएगा। लेकिन अगर तुम दोनों के बीच में ब्लेंडिंग परफॉर्म करते हो तो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होके एक नया कलर बनाएंगे और फिर वो कलर ओवरराइट कर देगा तुम्हारे डेस्टिनेशन कलर को जो ऑलरेडी बैक बफर में था, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ था कि दो कलर्स को किस तरह से हम ब्लेंडिंग परफॉर्म करते हैं, C इज इक्वल्स टू CSRC इंटू FSRC, फिर ऑपरेटर लगा के CDST इंटू FDST, जहां पे CSRC क्या था, तुम्हारा सोर्स कलर था, और FSRC क्या था, तुम्हारा सोर्स फैक्टर था। उसके बाद कोई भी बाइनरी ऑपरेटर लगाना है, उसके बाद CDST क्या था, तुम्हारा डेस्टिनेशन कलर था, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिए तुमने FDST से जो कि तुम्हारा डेस्टिनेशन फैक्टर था। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन फैक्टर और तुम्हारा
हाँ, डेस्टिनेशन फैक्टर और सोर्स फैक्टर ये दोनों कोई भी वैल्यू हो सकते हैं जिसपे तुम अलग अलग वेरिएशंस ऑफ इक्वेशंस तुम परफॉर्म कर सकते हो, किसके ऊपर, तुम्हारे दोनों भी क्लर्स के ऊपर, दैट इज सोर्स क्लर एज वेल एज डेस्टिनेशन क्लर। उसके साथ अल्फा के लिए अलग इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं, अल्फा ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए उसको आरजीबी से हटा के हम लोग एक इंडिविजुअल उसकी एक अलग से इक्वेशन क्रिएट करते हैं जिसमें सेम कंसेप्ट रहेगा, बस यहाँ पे जो सोर्स फैक्टर और डेस्टिनेशन फैक्टर रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे, एज वेल एज जो बाइनरी ऑपरेटर तुम बीच में यूज करोगे वो भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ब्लेंडिंग समझ में आया? ठीक है, अब देखो और एक चीज रह गई थी, दैट इज मेशेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो इसके लिए मैं इमेजेस शेयर कर रही हूँ। देखो स्क्रीन पे इमेज दिख रही है, इमेज नजर आ रही है? ठीक है, तो देखो अंडरस्टैंडिंग मेशेस और ऑब्जेक्ट्स। मेशेस क्या होते हैं ये हम टेसलेशन स्टेज में देख चुके हैं कि एक मेश क्या होता है। अगर नॉर्मल जनरल इंग्लिश में अगर मेश का एग्जांपल लिए तो मेश जाल के जैसा होता है, ठीक है, जाला जिसको हम कहते हैं। एक फाइन मैश क्रिएट करने के लिए बहुत सारी छोटे छोटे ट्रायंगल्स जैसे हम क्रिएट करते हैं, उस दिन मैंने बताई टेसलेशन स्टेज में कि कोई भी अगर सरफेस क्रिएट कर रहे हो तो मैश के फॉर्मेट में वो सरफेस क्रिएट होता है जो मैश छोटे छोटे ट्रायंगल से क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेशेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स तो आई गेस तुमको क्लियर है, शेप से हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, 2D शेप से 3D ऑब्जेक्ट्स। नाउ व्हाट इज मेशेस? सी, in direct text for object representation, polygons are used. The list of vertices that represents the structure of these polygons are known as meshes. तो देखो डायरेक्ट टेक्स्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है तो पॉलीगॉन्स का यूज किया जाता है। नॉर्मली पॉलीगॉन से ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, राइट? डी शेप्स होते हैं उससे 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम लोग। तो जो लिस्ट ऑफ वर्टाइसेस रहते हैं जो किसी स्ट्रक्चर को या फिर ये पॉलीगॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो वर्टाइसेस रहेंगे वो मिला के एक मैश क्रिएट करते हैं, जाल क्रिएट करते हैं। जैसे टेसलेशन स्टेज में हमने देखे छोटे छोटे ट्रायंगल्स को एक दूसरे के साथ स्ट्रिप के फॉर्मेट में जोड़ा जाता है जिससे एक मैश टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, मैश टाइप सरफेस क्रिएट होता है। और हमने और एक चीज देखे कि जो कैमरा से करीब वाले जो ट्रायंगल्स होते हैं उनके ऊपर रेंडरिंग परफॉर्म होती है, उनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, और जो कैमरा से दूर जो ट्रायंगल्स होते हैं उनको एज इट इज रखा जाता है ताकि मेमोरी सेव हो सके, टाइम सेव हो सके, राइट? तो ये होता है मैश। ठीक है, तो देखो टू रेंडर एंड डिस्प्ले द मैश इट इज पास टू द शेडर पाइपलाइन। अब अगर तुमको मैश को रेंडर करना है या फिर उसको डिस्प्ले करना है तो तुम कहाँ पे डालोगे उसको? शेडर पाइपलाइन, जो तुम्हारी रेंडरिंग पाइपलाइन का शेडर वाला पोर्शन था, ठीक है, वर्टेक्स शेडर, ठीक है, उसमें तुम यहाँ पे मैश को डालते हो। मेनी गेम्स स्टोर देयर meshes in external files that are loaded in memory as needed. The basic meshes are written directly into the code. तो मेनी गेम्स, जो बहुत सारे गेम्स होते हैं उनके जो meshes होते हैं जिससे सरफेस या कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो वो नॉर्मली एक्सटर्नल फाइल्स में क्रिएट होते हैं, एक्सटर्नल फाइल्स में स्टोर किए जाते हैं जो कि डायरेक्टली तुम्हारे मेमोरी में सेव होते हैं। ठीक है, और जो बेसिक meshes होते हैं इनको डायरेक्टली तुम कोड से बिल्डअप कर सकते हो कि डायरेक्टली कोड में उसको तुमने डिक्लेयर कर दिए, डायरेक्टली तुम वाया कोड उसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, टिपिकली द मेश डेटा इज स्टोर्ड इन एक्सटर्नल फाइल्स इन 3 फॉर्म्स। तो टिपिकली जो मेश का डेटा है ये एक्सटर्नल फाइल्स में 3 फॉर्मेट्स में स्टोर होता है। देखो पहले तो स्ट्रिप्स हो सकते हैं, लिस्ट्स हो सकते हैं और फैंस हो सकते हैं। स्ट्रिप्स हम देख चुके हैं, लिस्ट हम देख चुके हैं, फैंस भी स्ट्रिप्स टाइप में ही होते हैं। मैश इज नीटर मेथड यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। और अगर मैश तुम लोग क्रिएट कर रहे हो एक नीटर मेथड है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। जैसे हमने उस दिन देखे कि छोटे छोटे ट्रायंगल से हम ऑक्टागन क्रिएट कर सकते हैं या 2 ट्रायंगल से हम एक कोई भी पॉलीगॉन क्रिएट कर सकते हैं, राइट? तो अगर छोटे छोटे ट्रायंगल्स का यूज करते हो तो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना एक ईजी वे हो जाता है, नीटर वे हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से सरफेस क्रिएट करे तो छोटे छोटे ट्रायंगल्स को जोड़ के एक नीट वे में तुम कोई सरफेस को क्रिएट कर सकते हो। तो मैश का काम क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर क्रिएट करना है तो नीटर वे में अगर क्रिएट करना है तो तुम लोग मैशेस का यूज करते हो। तो देखो दीज आर 8 स्टेप्स, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। दीज आर 8 स्टेप्स टू यूज मैशेस। 8 स्टेप्स में तुम लोग मैशेस यूज करोगे। इसको डीपली नहीं देखना, सिर्फ तुम लोग नेम समझ लो और उसमें क्या होता है वो समझ लो। देखो स्टेप 1 होता है द क्रिएट द मैश फॉर द मॉडल। स्टेप 1 में तुम लोग मैश को क्रिएट करोगे, जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स क्रिएट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ वर्टाइसेस। ठीक है, ये क्रिएट होगा स्टेप 1 में, जो भी मॉडल क्रिएट करना है उसके लिए। स्टेप 2 में क्या होगा? सेटअप द इनपुट लेआउट।
तुम लोग लेआउट सेट करोगे कि कितना लेआउट है या कितने एरिया में मेश को तुम्हें अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये स्टेप 2 में तुम इनपुट लेआउट को क्रिएट करोगे। फिर स्टेप 3 में देखो क्या होता है, पॉपुलेट द वर्टेक्स बफर्स। व्हाट आर वर्टेक्स बफर्स? बफर्स आर दोज मेमोरीज जहाँ पे वर्टाइसेस स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। वर्टेक्स बफर्स क्या है? जहाँ पे वर्टाइसेस स्टोर किए जाते हैं, फिर इंडिविजुअली उन वर्टाइसेस को हम लोग क्या करते हैं, रेंडर करके उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो वर्टेक्स बफर में जहाँ पे वर्टाइसेस स्टोर होते हैं, तो पॉपुलेट द वर्टेक्स बफर इन द सेंस व्हाट, जो इनपुट लेआउट तुमने क्रिएट किए हो उसके लिए जो वर्टाइसेस तुमको लगे हैं, वो वर्टाइसेस को कहाँ पे स्टोर करना है? वर्टेक्स बफर्स में स्टोर करना है। स्टेप 4 में देखो क्या हो रहा है, पॉपुलेट द इंडेक्स बफर्स। इंडेक्स बफर्स में क्या स्टोर होते हैं? इंडाइसेस स्टोर होते हैं। वर्टेक्स बफर में वर्टाइसेस, इंडेक्स बफर में इंडाइसेस। तो जो इंडाइसेस तुमको इनपुट लेआउट क्रिएट करने में लगे हैं, वो इंडाइसेस को कहाँ पे तुम स्टोर करोगे? इंडेक्स बफर में स्टोर करोगे। देन स्टेप 5 में देखो, क्रिएट अ कांस्टेंट बफर फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस। अब अगर तुम लोग कोई लेआउट क्रिएट कर रहे हो, कोई ट्रायंगल्स के थ्रू लेआउट क्रिएट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वहां पे ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म होंगे, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशंस का सारा डेटा जो कि मैट्रिसेस के फॉर्मेट में रहता है, राइट। ट्रांसफॉर्मेशंस जो हम परफॉर्म करते हैं वो कौन से फॉर्मेट में रहते हैं? मैट्रिसेस के फॉर्मेट में रहते हैं। तो ये मैट्रिसेस वाला डेटा स्टोर करने के लिए कांस्टेंट बफर क्रिएट करना होगा तुम्हें, जहां पे तुम ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन का डेटा स्टोर कर सको। तो एक कांस्टेंट बफर क्रिएट करो जिसमें तुम सारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस वाला डेटा स्टोर कर सको। ये स्टेप 5 में करोगे। फिर स्टेप 6 में देखो क्या होगा, प्रोसेस द मेश विद द वर्टेक्स शेडर। फिर जो मेश तुमने क्रिएट किए हो इसको कहाँ पे तुम डालोगे? कौन से पाइपलाइन के कौन से स्टेज में? वर्टेक्स शेडर के स्टेज जो रहेगा उसमें डालोगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप 7 देखो, पासिंग द मेश थ्रू द पिक्सल शेडर। फिर एक बार वर्टेक्स शेडर से वो गुजर गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, उसको पिक्सल शेडर में तुमको डालना है। पिक्सल शेडर में क्या होगा, तुम्हारा जो मेश रहेगा उसके हर पिक्सल फ्रेगमेंट में एक अलग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, जैसे शैडोइंग है, रिफ्लेक्शन है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद देखो स्टेप 8 आएगा, रास्टराइजिंग एंड डिस्प्लेइंग द मेश। तो लास्ट स्टेप जैसे वो पिक्सल शेडर से आउटपुट मर्जर में जाएगा, उसको रास्टराइज करेंगे और मेश को डिस्प्ले करेंगे तुम्हारे बैक बफर में। फिर वो बैक बफर कहाँ पे जाएगा? फ्रंट बफर में, और तुम्हारा सीन डिस्प्ले होगा व्यूअर्स को। तो ये 8 स्टेप्स में तुम्हारा मेशेस वर्क करता है कि अगर मेशेस के थ्रू कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो या कोई सरफेस क्रिएट कर रहे हो या कोई सीन क्रिएट कर रहे हो, तो इस वे में तुम वो सारी चीजें कर सकते हो। इज इट क्लियर? ये चीजें समझ में आई? क्लियर टिल हियर? ठीक है, अब तुम्हारा यूनिट 2 का तो हमको थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। अभी स्टार्ट करूँ या मंडे से स्टार्ट करूँ? टाइम है अभी, 10:17 हो रहे, 10:18 सॉरी 11:18 हो रहे, अभी टाइम है। तो अभी स्टार्ट करूँ या मंडे से लूँ? सोनाली तो हो गई थी ना ज्वाइन? ठीक है, तो मंडे से ही लूँ फिर ट्रिग्नोमेट्री वाला। ठीक है, चलो फिर आज का एंड करते हैं, बाय बाय।